एक समान वृत्तीय गति में हमने बताया था चाल नियत होती है, गति ऊर्जा एक समान वृत्तीय गति में कांस्टेंट बनी रहती है। अगर कोई भी पार्टिकल एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, कोई कण वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गतिमान है, तो चाल तो नियत ही है एक समान वृत्तीय गति में, गतिज ऊर्जा भी नियत रहती है। कोणीय वेग जो ओमेगा है ये भी जो है कांस्टेंट रहता है, और एंगुलर मोमेंटम जिसको कोणीय संवेग कहते हैं, इसको एंगुलर मोमेंटम को कोणीय संवेग कहते हैं, ये सारी चीजें जो है स्थिर रहती हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है सभी को। चलिए, तो यहां पर देखो आप लोगों को ये हमने बताया है कि कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है, कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। जैसे मान लो कोई भी कण वृत्तीय मार्ग पर गतिमान है, सपोज दैट कोई भी कण वृत्तीय गति कर रहा, सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहां से मान लो वो चलना शुरू किया है, इस पॉइंट ए से चलना शुरू करे, अगर ये वापस उसी पॉइंट पर आ जाए, इसका मतलब वो एक वृत्त कंप्लीट कर लिया। यहाँ ए पॉइंट से जब चलेगा और वापस एक पॉइंट पर चला आएगा, इसका मतलब एक सर्किल कंप्लीट किया है, एक वृत्त पूरा कर लिया है, एक चक्कर पूरा किया है। इसे बोलते हैं एक चक्कर कंप्लीट करना। एक चक्कर कंप्लीट करने में उसको समय लगेगा, कण को एक चक्कर पूरा करने में समय लगेगा। जितना समय लगता है उस समय को आवर्तकाल कैपिटल टी, आवर्तकाल के नाम से जानते हैं। कभी कभी आवर्तकाल का विमा सूत्र पूछ लेता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, आवर्तकाल एक समय होता है। आवर्तकाल का विमीय सूत्र पूछा जाएगा तो जो समय का विमीय सूत्र होता है वही आवर्तकाल का विमीय सूत्र हो जाएगा। तो एक वृत्त पूरा करने में कण जितना समय लेगा उस समय को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्किल इज डिफाइंड एज टाइम पीरियड कैपिटल टी। एक सर्किल कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा, ये नोट कर लो जरा। कण को एक वृत्त पूरा करने में, कण को एक वृत्त पूरा करने में, एक वृत्त पूरा करने में जितना समय लगता है, जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कैपिटल टी, आवर्तकाल कैपिटल टी, टाइम पीरियड कैपिटल टी कहते हैं। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा, इसे आवर्तकाल कहते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, कण जब एक चक्कर पूरा करेगा, एक चक्र पूरा करने में जितना समय लेगा उसको आवर्तकाल कहते हैं। और एक सेकंड में जितने चक्कर कंप्लीट करेगा, जितने चक्कर का मतलब ए से चले ए पर आ जाए एक चक्कर, फिर ए से चले वापस ए पर आ जाए दूसरा चक्कर, ए से चल करके फिर ए पर आ जाए तीसरा चक्कर, एक सेकंड में, पर सेकंड में, प्रति सेकंड में जितने चक्कर वो कंप्लीट करेगा, वृत्तीय मार्ग पर गतिमान कण एक सेकंड में जितना चक्कर पूरा करेगा उसे आवृत्ति कहते हैं, उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब होता है एक सेकंड में, प्रति सेकंड
चक्करों की संख्या को, प्रति सेकंड चक्करों की संख्या को, प्रति सेकंड चक्करों की संख्या को आवृत्ति, आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड चक्करों की संख्या, एक सेकंड में जितने चक्कर होगा उसे हम लोग आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति को दर्शाते किससे हैं? आवृत्ति को किससे दर्शाते हैं ये जानना आवश्यक है। आवृत्ति को दर्शाते हैं यन से, या बच्चों न्यू से, ऐसा बना होगा, इसका मतलब होता न्यू, या यफ से। आवृत्ति को इन तीनों में से किसी से भी दर्शाया जा सकता है। इंग्लिश में यह है, पहले तो टाइम पीरियड का डेफिनेशन लिख सकते हो, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्किल। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्किल इज डिफाइंड एज टाइम पीरियड कैपिटल टी। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ, डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, डेफिनेशन आवृत्ति का नोट कर लो, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी। उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, यहां पर 1 सेकेंड में जितने चक्कर पूरा होंगे उन चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय एन, न्यू, आर, एफ। फ्रीक्वेंसी को एन से, न्यू से अथवा एफ से डिनोट किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने फ्रीक्वेंसी बता दिया। एक चीज समझो, टी आवर्तकाल में, टी समय में, या हम कहते हैं टी सेकेंड में, ध्यान दे सभी लोग, टी सेकेंड में कण एक चक्कर पूरा करता है। 1 साइकिल कंप्लीट करेगा टी टाइम में। कितना समय लगता है? टी टाइम का समय लगता है, टी सेकेंड का टाइम लगता है एक सर्किल कंप्लीट करने में। तो बोलो 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड में कितने सर्किल कंप्लीट करेगा? 1/t चक्कर, 1/t चक्कर। ध्यान देना, टी समय में 1 चक्कर, टी सेकेंड में 1 चक्कर, तो 1 सेकेंड में 1/t चक्कर। और 1 सेकेंड में जितने चक्कर कंप्लीट करेगा इसे फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, इसे आवृत्ति के नाम से जानते हैं। तो फ्रीक्वेंसी n बराबर 1 टाइम पीरियड। ये लिख लो, आवृत्ति व आवर्तकाल में संबंध पूछा जाएगा। आवृत्ति n, आवृत्ति n व आवर्तकाल कैपिटल टी, आवर्तकाल कैपिटल टी में संबंध, आवर्तकाल में संबंध, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, रुक गया वीडियो, चल रहा वीडियो चल रहा। नईम मलिक, आप अपना चेक करिए, यहाँ पर सब ओके। ठीक है, वीडियो चल रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नईम मलिक, अपना नेटवर्क देखिए। ठीक है, आवृत्ति व आवर्तकाल में संबंध, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन। फ्रीक्वेंसी n बराबर होता 1/t, फ्रीक्वेंसी n बराबर होता 1/t। आवृत्ति बराबर होता है 1 आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर होता है 1 आवर्तकाल। या ऐसे भी लिख सकते हैं n गुणे टी, n गुणे टी बराबर 1, n गुणे टी बराबर 1। आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल होता है 1। n इंटू टी बराबर कितना होगा? 1। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में संबंध क्या है?
n बराबर 1/t या n गुणे t बराबर 1 होता है। n गुणे t बराबर होता 1। पूछा जाता आवृत्ति व आवर्तकाल का गुणनफल होता है। आवृत्ति व आवर्तकाल का गुणनफल, आवृत्ति n व आवर्तकाल t, आवृत्ति व आवर्तकाल, आवृत्ति व आवर्तकाल t का गुणनफल, गुणनफल कितना होता है? आवृत्ति व आवर्तकाल का गुणनफल 1 होता है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज 1। प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज 1। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट 1 होता है, गुणनफल 1 होता है। n बराबर 1/t। आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति का मात्रक कई बार यूपी कैडेट में पूछा जा चुका है। आवृत्ति का मात्रक या इकाई, मात्रक और इकाई दोनों का एक ही मतलब होता है। आवृत्ति का मात्रक समझना है। देखो n बराबर होता 1/t, ये समय होता है, इसका होता सेकेंड। तो यहाँ सेकेंड की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो सेकेंड की पावर -1, या बच्चों इसे पढ़ते हैं प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड भी पढ़ा जाता क्योंकि नीचे सेकेंड है, तभी ये ऊपर जाकर के घात -1 हुआ है। प्रति सेकेंड, या इसे हर्ट्ज बोला जाएगा। ठीक है, हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज इसका मात्रक है। ठीक है, एच और स्मॉल जेड, कैपिटल एच स्मॉल जेड से डिनोट किया जाएगा ये आवृत्ति का मात्रक। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मात्रक इंपॉर्टेंट है, ये कई बार यूपी कैडेट में आया है। यूनिट पूछा जाता मात्रक। आवृत्ति की इकाई क्या होती? सेकंड इनवर्स होता है या प्रति सेकंड होता है, या इसी को हर्ट्ज कहते हैं। ये हर्ट्ज हो जाएगा, HZ से डिनोट किया जाएगा। और आवृत्ति का विमा सूत्र, आवृत्ति का विमा सूत्र, आवृत्ति की विमा, आवृत्ति की विमा, आवृत्ति बराबर होता 1/t, ये हो जाएगा t की पावर -1। आवृत्ति का विमीय सूत्र जो है t की पावर -1 होता है। ये t है तो ऊपर जाएगा तो t -1 हो जाएगा, विमीय सूत्र। ठीक है, नोट में लिखवा दे रहे हैं। 3 भौतिक राशियां नोट कर रहे हैं, इनके विमा सूत्र सेम होते हैं। जैसे आवृत्ति की बात किया जाए, इन सारी चीजों को बार बार लिखने से ही याद होगा। आवृत्ति हो गया, अभी कोणीय वेग भी देखा था हम लोगों ने। कोणीय वेग का विमीय सूत्र, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी। और वेग प्रवणता, वेग प्रवणता का मतलब होता वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेग प्रवणता का मतलब होता वेलोसिटी ग्रेडियंट। इन तीनों ही भौतिक राशियों के विमीय सूत्र, सभी के विमीय सूत्र, सभी के विमा सूत्र या आयामी सूत्र, सभी के विमीय सूत्र जो होंगे वो t-1। सबके विमीय सूत्र क्या हो जाएंगे? t-1। सबके विमीय सूत्र क्या हो जाएंगे? t-1 हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट याद कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी हुआ, एंगुलर वेलोसिटी हुआ और वेलोसिटी ग्रेडियंट हुआ। तीनों के विमीय सूत्र जो होते हैं वो t-1 होते हैं। मात्रक इन सबके अलग अलग हैं, लेकिन विमा सूत्र सभी के समान। बारिश हो रही बेटा, लेकिन बहुत बारिश नहीं हो रही, थोड़ी बहुत बारिश हो रही है ना। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध। अब जैसे हम लोगों ने कोणीय वेग पढ़ा है ओमेगा, फिर से उसी बात पे आते हैं। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। अगर कण एक चक्कर पूरा कर लेगा तो कोण में विस्थापन कितना हो जाएगा? 360 अंश का। एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो कोण में विस्थापन कितने का होगा? 360 अंश का। 360 अंश को 2 पाई रेडियन कहते हैं।
पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है, तो 2 पाई हो जाएगा। 360 अंश का मतलब है 2 पाई हो जाएगा। यहाँ पर कोणीय विस्थापन 2 पाई। एक चक्कर जब कंप्लीट करेगा तो कोण में विस्थापन कितना आएगा? 2 पाई। और एक चक्कर कंप्लीट करने में समय आवर्तकाल के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा का एक सूत्र बनेगा, कोणीय वेग ओमेगा बराबर, कोणीय वेग ओमेगा का सूत्र, कोणीय वेग ओमेगा का ये सूत्र बन जाएगा 2 पाई अपॉन आवर्तकाल। ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन आवर्तकाल, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी हो जाएगा। कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होगा, ध्यान देना। और आप सभी को पता है आवृत्ति बराबर होता 1 अपॉन आवर्तकाल। तो इस ओमेगा को कैसे लिख सकते हो? 2 पाई गुणे 1 अपॉन आवर्तकाल, ऐसे लिखा जा सकता है। 2 पाई अपॉन टी को बी कैन राइट 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन टी, 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी को n कहते हैं। ओमेगा का एक सूत्र और बनेगा 2 पाई n, है ना? ओमेगा 2 पाई n। अगर आपको आवृत्ति सवाल में पता है, कोणीय वेग आपको पता करना है, ओमेगा 2 इंटू पाई इंटू आवृत्ति, 2 पाई n होता है। ओमेगा का नाम कोणीय वेग है, क्योंकि कोणीय वेग का सूत्र आवृत्ति के पदों में लिखा जा सकता है। ओमेगा 2 पाई n होता है, इसलिए कोणीय वेग का दूसरा नाम कोणीय आवृत्ति भी है। इसे कोणीय आवृत्ति भी कहते हैं। कोणीय वेग को कोणीय आवृत्ति भी कहते हैं। कोणीय वेग को कोणीय आवृत्ति भी कहते हैं। कोणीय आवृत्ति, कोणीय वेग को कोणीय आवृत्ति भी कहते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया? हर्ष शर्मा, वेरी गुड। ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी होता है। यहां से आप ओमेगा 2 पाई n कह सकते हो। 2 पाई n। जब सवाल में आवर्तकाल दिया हो, कोणीय वेग बताना हो, तो 2 पाई अपॉन टी लगाना, और जब आवृत्ति दी गई हो, ओमेगा बराबर 2 पाई n लगा देना। किस न्यूमेरिकल में कौन सा सूत्र लगाना है वो डिपेंड करेगा दिया क्या गया। आवर्तकाल दिया हो तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन आवर्तकाल, आवृत्ति दी गई हो ओमेगा बराबर 2 पाई n, ओमेगा बराबर 2 पाई n। इतनी बात आपको समझना था। ठीक है, ओमेगा के 2 सूत्र याद रखना है। एक 2 पाई अपॉन आवर्तकाल याद रखना है, और एक ओमेगा बराबर कोणीय वेग 2 पाई इंटू n याद रखना है। बस इतनी सी बात बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान दे। ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा बराबर 2 पाई n, और ये भी याद रखना v बराबर r ओमेगा, v बराबर r ओमेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण क्या है? कोणीय त्वरण हमने बताया था, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। अल्फा बराबर होता डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण बोला जाता है। अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी होता है। अब ओमेगा नियत होता है एक समान वृत्तीय गति में, ओमेगा का मान निश्चित रहता है, तो कोणीय वेग में परिवर्तन का मान शून्य हो जाएगा। जब कोई चीज निश्चित हो, जब कोई चीज निश्चित हो, ठीक है,
तो उसमें परिवर्तन क्या होगा। अब ओमेगा का मान निश्चित है, ये फिक्स है, ये नहीं बदल रहा है, तो डेल्टा ओमेगा 0 हो जाएगा। 0 डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 0 हो जाएगा। तो कोणीय त्वरण अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बोलोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा सभी को। एक समान वृत्तीय गति की अगर बात करते हैं, एक समान वृत्तीय गति में कोणीय त्वरण नाम की चीज नहीं होती। एक समान वृत्तीय गति के लिए कोणीय त्वरण शून्य होता है। नोट करो, एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में कोणीय त्वरण, ये जरूर पढ़ लेना, कोणीय त्वरण होता है। एक समान वृत्तीय गति में कोणीय त्वरण होता है। आंसर लिख लो 0। एक समान वृत्तीय गति में कोणीय त्वरण का मान 0 होता है। क्लियर है, एक समान वृत्तीय गति में कोणीय त्वरण की वैल्यू 0 होती है। एक समान वृत्तीय गति में कोणीय त्वरण का मान क्या होता है, 0, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक, ये हो गया। अब देखो, जैसे मान लो कोई भी कण चाहे जो भी वृत्तीय गति करे, चाहे वो एक समान वृत्तीय गति करे चाहे असमान वृत्तीय गति करे, हर प्रकार की वृत्तीय गति में गति की दिशा बदलेगी। एक समान वृत्तीय गति हो अथवा असमान वृत्तीय गति हो, सभी प्रकार के वृत्तीय गतियों में गति की दिशा परिवर्तित होगी। अगर कण वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, इसका मतलब उसके गति की दिशा बदलेगी। और गति की दिशा एक समान वृत्तीय गति में वेग परिवर्तित होता है। वृत्तीय गति चाहे वो एक समान हो, चाहे वृत्तीय गति वो असमान हो, हर प्रकार की वृत्तीय गति में क्या होता है, हर प्रकार की वृत्तीय गति में वेग परिवर्तित होता है। तो अगर कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, कल्पना कीजिए कि कण जो है एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, तो एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण का वेग बदलेगा। और जब वेग बदलेगा तो हम सभी को पता है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण का वेग बदल रहा अगर, इसका मतलब उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। और जो त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण भी सदिश राशि होती है। भाई अगर एक समान वृत्तीय गति है तो वेग बदल रहा है, अब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण भी तो सदिश राशि होती है, त्वरण में भी दिशा होती है, त्वरण में भी दिशा होती है। तो उस त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। जब कण यहाँ होगा तो त्वरण की दिशा ऐसी होगी, जब कण यहाँ होगा त्वरण की दिशा ऐसी होगी, जब कण यहाँ होगा त्वरण की दिशा ऐसी होगी, जब कण यहाँ होगा तो त्वरण की दिशा ऐसी होगी। तो कहने का मतलब ये है, एक समान वृत्तीय गति अगर हो रही है तो वेग बदलेगा, वेग बदलने से त्वरण होगा और उस त्वरण की दिशा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होगी। ऐसे त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, है ना। जब कण यहाँ होगा तो केंद्र की ओर, यहाँ होगा केंद्र की ओर, यहाँ होगा केंद्र की ओर, यहाँ होगा केंद्र की ओर। तो कहने का मतलब केंद्र की ओर हो जाएगा। अभिकेंद्रीय त्वरण, है ना, अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा हमेशा क्या होगा, वृत्त के केंद्र की ओर। यहां पर पहुंचेगा तो भी केंद्र की ओर। ठीक है,
है, जब कण यहां पहुंचेगा तो अभिकेंद्र त्वरण की दिशा ऐसे होगी, जब यहां पहुंचेगा तो अभिकेंद्र त्वरण ऐसे होगा। तो कहने का मतलब केंद्र की ओर होगा। ऐसे त्वरण को बोलते हैं सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग, सेंटर का मतलब वो हमेशा केंद्र को ढूंढ रहा। सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन, इसका नाम है सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन नाम होता है। सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन मतलब केंद्र खोजी त्वरण। केंद्र खोजी त्वरण को बोलते हैं, इसी को बोल दिया जाता है सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, इसी को बोलते हैं सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, इसी को बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। सेंट्रीपीटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग का मतलब केंद्र खोजी, जो हमेशा केंद्र को खोज रहा होगा, जिसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होगी। ठीक है, सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन का मतलब होता है सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। इसको हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण, इसे कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। ये अभिकेंद्र त्वरण होता है, इसको अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि वृत्तीय गति कोई भी हो, सभी प्रकार की वृत्तीय गति में वेग बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि दिशा बदलेगी। दिशा बदलने से वेग क्यों बदल गया? क्योंकि वेग सदिश राशि होती है। सदिश में क्या है? परिमाण होता है, दिशा होती है। परिमाण भले ही ना बदले, जैसे एक समान वृत्तीय गति में चाल तो बदलती नहीं, वेग के परिमाण को चाल कहते हैं। स्पीड तो बदलती नहीं, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूअसली बदलने की वजह से वेग बदलता है। और परिभाषा कहती है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। इसलिए एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण में एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। ऐसे त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण को दर्शाते हैं AC से। A का मतलब त्वरण, C का मतलब सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब अभिकेंद्रीय त्वरण। इसके दो और नाम, या इसी को हम लोग कहते हैं अभिलंब त्वरण, इसी को नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। कभी कभी अभिकेंद्र नहीं पूछा जाता, कहता अभिलंब त्वरण बताइए, नॉर्मल एक्सेलरेशन बताइए, या कभी कभी अभिकेंद्र ना लिख करके रेडियल एक्सेलरेशन लिखा रहता है, त्रिज्य त्वरण, इसी को त्रिज्य त्वरण कहते हैं। इसी त्वरण को त्रिज्य त्वरण ही कहते हैं। क्यों कहते हैं त्रिज्य त्वरण और क्यों कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण, ये समझ लो। देखो यहां पर ये केंद्र है, जब कण इस पॉइंट पर होगा, पहली बात तो सेंटर से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, जो त्वरण की दिशा होती है वो केंद्र की ओर जरूर होती है, लेकिन अलोंग रेडियस ऑफ सर्किल, वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश, ये त्रिज्या है ना, यहां से यहां तक की दूरी को रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या का मतलब अर्ध व्यास, व्यास का आधा होता है। तो ये त्वरण जो होता है, त्वरण एक सदिश राशि है, त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है, ये तो क्लियर है। लेकिन त्रिज्या के अनुदिश होती है। देखो केंद्र की ओर होती है, इसलिए अभिकेंद्र, अभि मतलब उसी की ओर, अभिकेंद्र त्वरण है। और यहाँ पर त्रिज्या ये होती है, तो त्रिज्या के अनुदिश है, इसीलिए इसको बोलते हैं त्रिज्य त्वरण। और अभिलंब क्यों कहते हैं? जैसे ये त्रिज्या है, हम लोगों को पता है, अगर यहाँ पर एक टेंजेंट बना दें, टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा, ये टेंजेंट है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, ये आपको पता है, ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, ये टेंजेंट है, ये दोनों आपस में लंबवत रहते हैं। वेलोसिटी की दिशा टेंजेंट की दिशा में होती है, और जो त्वरण की दिशा है वो त्रिज्या के अनुदिश है। अब देखो यहाँ पर त्वरण और वेग दोनों आपस में क्या है? लंबवत है। ये त्वरण त्रिज्या के अनुदिश और ये वेग स्पर्श रेखा के अनुदिश। तो ये वेग और ये त्वरण हर पॉइंट पर, वृत्तीय पथ के किसी भी पॉइंट पर देखोगे, किसी भी पॉइंट पर देखोगे, ये त्वरण होगा, त्वरण की दिशा, और ये होगा वेग की दिशा। यहाँ v1 वेग है, यहाँ पर v2 वेग है। इसी तरीके से इस पॉइंट पर अगर देखोगे तो ये त्वरण की दिशा है
और ये वेग की दिशा है। तो वृत्तीय पथ के सभी बिंदुओं पर देखो, किसी भी पॉइंट पर देख लो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पर लंबवत रहेगा, वेग त्वरण पर लंबवत रहेगा, इसीलिए इसी त्वरण का नाम अभिलंब त्वरण भी है। इसका नाम अभिलंब त्वरण है क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों हमेशा वृत्तीय गति के दौरान हर पॉइंट पर जो है दोनों लंबवत रहते हैं, इसीलिए अभिलंब त्वरण कहते हैं। त्रिज्य त्वरण क्यों कहते हैं? क्योंकि रेडियस के अलाउंग होता है। ये त्वरण जो है त्रिज्या के अनुदिश होता है, इसलिए त्रिज्य त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, इसीलिए इसको अभिकेंद्रीय त्वरण के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को कि अभिकेंद्र त्वरण क्या है। उनके दो और नाम हैं, उन दोनों नामों को भी आप कंठस्थ कर लीजिए कि अभिकेंद्र त्वरण का नाम त्रिज्य त्वरण भी है और उसी का नाम अभिलंब त्वरण भी है। इसको रट लो, जिन्होंने समझ लिया तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं समझा तो उनको ये रटना है कि अभिकेंद्र त्वरण का दूसरा नाम क्या है, ये अभिलंब त्वरण। उसी को और क्या कहते हैं? त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया। अब ये त्वरण जो होता है, इस त्वरण का सूत्र हम लोगों को जानना है, क्योंकि आपके एग्जाम में अभिकेंद्रीय त्वरण का या तो सूत्र पूछा जाएगा या तो कोई एक बेसिक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ये हम लोगों को समझना है। अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र हेडिंग डालिए सभी लोग। ठीक है, अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र, अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र होता है, ऐसे पूछा जाएगा। अभिकेंद्र त्वरण, त्वरण का सूत्र, अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला देखना है। AC बराबर होता है AC, A का मतलब एक्सेलरेशन, C का मतलब सेंट्रीपिटल। अभिकेंद्रीय त्वरण AC बराबर हो जाएगा, या इसी को रेडियल एक्सेलरेशन AR भी कहते हैं, AR भी कह सकते हो। A का मतलब एक्सेलरेशन, R का मतलब रेडियल। रेडियल एक्सेलरेशन AC या AR बराबर हो जाएगा, ये होता V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R। इसको भी आपको याद ही करना है और कोई तरीका नहीं है। AC या AR बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R, जहां पर ये V क्या है? चाल है। V क्या है? चाल। किस चाल से वो वृत्तीय पथ पर गतिमान है, वो चाल है, मीटर प्रति सेकंड में दिया रहेगा। ठीक है, और R का मतलब होता है वृत्तीय पथ की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या। ठीक है, ये R का मतलब होता है रेडियस और V का मतलब चाल। V का मतलब चाल होता है, ठीक है, और R का मतलब रेडियस होता है। तो AC या AR बराबर V स्क्वायर अपॉन R। आप लोगों को हमने एक चीज और बताया है कि V बराबर होता R ओमेगा, अगर आपको याद हो V बराबर R ओमेगा, V बराबर R ओमेगा। तो ये V का मान यहां पर रख दो तो देखो क्या मिलता है। यहां पर जब V का मान रखोगे तो अभिकेंद्रीय त्वरण निकलेगा AC बराबर V की जगह R ओमेगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो V स्क्वायर लिखा तो R ओमेगा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान में नीचे R। R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र बनेगा R ओमेगा स्क्वायर। जब आपको किसी न्यूमेरिकल में चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया गया हो तो AC या AR बराबर V स्क्वायर अपान R लगा देना अभिकेंद्रीय त्वरण निकालने के लिए। और अगर रेडियन प्रति सेकंड में दिया गया और वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या दी गई है, रेडियन पर सेकंड में स्पीड दिया गया है, तो आपको AC बराबर R ओमेगा स्क्वायर लगाना होगा। R का मतलब वृत्तीय पथ की त्रिज्या और ओमेगा का मतलब होता है कोणीय वेग, ठीक है, या कोणीय चाल। ये आपका ओमेगा हो जाएगा। ये दोनों ही सूत्र नोट कर लीजिए। AC बराबर V स्क्वायर अपान R होता है। AC बराबर, फिर से लिख दे रहे हैं, AC बराबर V स्क्वायर अपान R होता है, ठीक है। या AC का दूसरा सूत्र कोणीय वेग के पदों में AC बराबर होता है R ओमेगा स्क्वायर। AC बराबर होता है V स्क्वायर अपान R या AC बराबर होता है R ओमेगा स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, AC बराबर V स्क्वायर अपान R या AC बराबर R ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये त्वरण निकलेगा अभिकेंद्रीय त्वरण, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में आएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में आएगा। इसकी दिशा जो है वृत्त के केंद्र की ओर होगी। ये अभिकेंद्रीय त्वरण का परिमाण है, वास्तव में वैल्यू आएगी।
जब हल करेंगे तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये परिमाण है, लेकिन देख रहे हो कि यहाँ पर जब एक समान वृत्तीय गति होती है तो त्वरण, जब कण यहाँ होगा त्वरण की दिशा ऐसी होगी, और जब कण यहाँ पहुंचेगा दिशा ऐसी हो गई आयतो केंद्र की ओर, लेकिन डायरेक्शन देखो बदल रहा। यहाँ पर पहले दिशा इस तरफ है ना। अगर हम लोग जो है ऐसे इसको कह दें पूरब, इसको कह दें पश्चिम, ठीक है, इसको कह दें उत्तर और ये कह दें दक्षिण, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये नीचे की ओर दिशा है, नीचे की ओर का मतलब दक्षिण है, लेकिन जब कण यहाँ पहुंचेगा तो त्वरण की दिशा देखो ऊपर हो जाएगी उत्तर की ओर, और जब कण यहाँ पहुंचेगा तो देखो इधर की तरफ पश्चिम की ओर, और जब कण यहाँ पहुंचेगा तो पूर्व दिशा में। तो देखो यहाँ पर कंफ्यूज ना होना, त्वरण का परिमाण तो निश्चित है AC बराबर v स्क्वायर अपान r या r ओमेगा स्क्वायर, लेकिन दिशा कंटिन्यूअसली बदल रही है। यहाँ पर दिशा देखो, यहाँ पर दिशा ऐसे है, यहाँ पर दिशा ऐसे है, यहाँ पर दिशा ऐसे है तो केंद्र की ओर, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा। तो डायरेक्शन बदलने से त्वरण बदलता है, डायरेक्शन बदलने से त्वरण बदलता है। ये हमने पहले ही नोट करा दिया आप लोगों को। एक समान वृत्तीय गति में वेग भी बदलता है, त्वरण भी बदलता है, संवेग भी बदलता है। जब वेग बदलेगा तो संवेग भी बदलेगा, संवेग बदलता है, बल भी बदलता है, ये सब बदलते हैं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम एंड फोर्स। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, इसी को रेखीय संवेग भी कहते हैं, और ये बल का मतलब फोर्स। ये सारी चीजें जो है बदलती हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन चाल हुआ, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग और कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी चीजें नहीं बदलती हैं। एक समान वृत्तीय गति में सिर्फ इतनी चीजें ऐसी हैं जो नहीं बदलती हैं, और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सब बदलता है। लेकिन इन सबके परिमाण, जैसे वेग का परिमाण कहा जाए तो वो नहीं बदलेगा, वेग का परिमाण नहीं बदलेगा, त्वरण का परिमाण नहीं बदलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम नहीं बदलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नहीं बदलेगा। जो आप सूत्र पढ़ते हो ना, किसी चीज का जो सूत्र पढ़ते हो वास्तव में मैग्नीट्यूड होता है, और डायरेक्शन बदलने की वजह से क्या होता है, वो भौतिक राशि बदल जाती है, क्योंकि वो वेक्टर है। यहाँ पर देखो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, बल, ये सारी राशियां, वेग हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, बल हो गया, ये सारी राशियां वेक्टर हैं, ये सब के सब वेक्टर हैं। इनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो ये सब बदलेंगे, क्योंकि इनका परिमाण तो निश्चित रहता है, लेकिन दिशाएं बदलती रहती हैं कंटिन्यूअसली वृत्तीय गति के दौरान। इसलिए जो हम बोलेंगे कि जो है ये परिवर्तित होते रहते हैं, परिवर्तित। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। अब आंसर लिख दे रहे हैं, वेग व त्वरण, वेग व त्वरण दोनों परिवर्ती होते हैं, दोनों वेरी करते हैं, दोनों बदलते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन में लिखा था तो ध्यान देना, वेग व त्वरण दोनों बदलते हैं। किसमें? एक समान वृत्तीय गति में वेग भी बदलता है, त्वरण भी बदलता है, दोनों बदलता है। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण का सूत्र वही याद रखना, AC बराबर v स्क्वायर अपान r या r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो, जैसे न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, आप सभी को पता है, अभी बदल दोनों बदलता है। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण का सूत्र वही याद रखना, AC बराबर v स्क्वायर अपान r या r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो, जैसे
न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। आप सभी को पता है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये हमने सबसे पहले ही बता दिया था, ठीक है। ये सूत्र है बराबर में अगर किसी गतिमान वस्तु में त्वरण उत्पन्न हुआ है, अगर किसी गतिशील वस्तु में एक्सेलरेशन आया है, कोई गतिशील वस्तु त्वरित हो रही है, इसका मतलब है उस पर बल लग रहा होगा। बिना बल लगे उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं हो सकता है। एक्सेलरेशन आने का मुख्य कारण जो होता है बल होता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से अगर वस्तु में त्वरण है इसका मतलब उसमें बल लगा होगा, अगर वस्तु में त्वरण है इसका मतलब उसमें बल लगा होगा, और बल की दिशा वही होती है जो त्वरण की होती है, क्योंकि ये द्रव्यमान स्केलर है आदि से, और ये जो त्वरण होता है बल होता है ये सदिश, तो बल की दिशा और त्वरण की दिशा सेम रहती है, फोर्स और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होता है। तो एक समान गति गति करते हुए कण में अगर त्वरण उत्पन्न हुआ है, अगर उसकी गति की दिशा बदली है, उसका वेग बदलता है, त्वरण आया है, वेग परिवर्तन की तरफ त्वरण कहते हैं, इसका मतलब उसमें बल लगा होगा, और जो बल लगा होगा उस बल की दिशा वही होगी जो अभिकेंद्र त्वरण की दिशा होगी। अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है, इसलिए एक समान गति करते हुए कण सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल समझ में आ गया कि जो है जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसके केंद्र की ओर एक बल काम करता है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल का सूत्र यहां पर देखो, F बराबर ma होता है, F बराबर होता है m इंटू ए, m और a की जगह अभी बताया था त्वरण v स्क्वायर अपान r, a बराबर क्या होता है, a या ac क्या होता है, v स्क्वायर अपान r। ये अभिकेंद्र बल का सूत्र है, ये अभिकेंद्र बल है, इसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, इसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। यह अभिकेंद्र बल F बराबर यम का मतलब द्रव्यमान इनटू त्वरण, और त्वरण होता है r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अभिकेंद्र बल के ये दो सूत्र हम लिख दे रहे हैं। ये जो है अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया गया हो तो mv स्क्वायर अपान r लगा देना, और अगर रेडियन प्रति सेकंड में दिया गया हो तो m r ओमेगा स्क्वायर लगा देना। F बराबर mv स्क्वायर अपान r, F बराबर m r ओमेगा स्क्वायर, m r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब एक पॉइंट और समझना, ये सूत्र नोट कर लो, पहले तो फार्मूला नोट करो, F बराबर mv स्क्वायर अपान r, अभिकेंद्र बल F बराबर mv स्क्वायर अपान r होता है या m r ओमेगा स्क्वायर होता है, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। अभिकेंद्र बल कोई कार्य नहीं करता क्योंकि बल और विस्थापन दोनों लंबवत रहते हैं, बल और विस्थापन दोनों लंबवत रहते हैं, कोई वर्क ही नहीं होता। अभिकेंद्र बल द्वारा क्यों वर्क नहीं होता, देखो आगे हम लोग कार्य सामर्थ्य ऊर्जा पढ़ेंगे। कार्य का सूत्र होता है W बराबर Fs cos थीटा, हो सकता कुछ विद्यार्थियों को पता हो, W बराबर Fs cos थीटा कार्य का सूत्र होता है। अभिकेंद्र बल क्यों कोई वर्क नहीं करता, देखो अभिकेंद्र बल की दिशा केंद्र की ओर, ये बल है। अब विस्थापन ऐसे होता बच्चों, विस्थापन स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, विस्थापन स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, और अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर होता है। तो बल और विस्थापन के बीच का ये जो कोण है वो 90 डिग्री होता है, तो cos 90 डिग्री का मान सब जानते हैं, ठीक है। कार्य का सूत्र होता है अभिकेंद्र बल क्यों कोई वर्क नहीं करता, देखो अभिकेंद्र बल की दिशा केंद्र की ओर, ये विस्थापन ऐसे होता बच्चों, विस्थापन स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, विस्थापन स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, और बल केंद्र की ओर होता है। तो बल और विस्थापन के बीच का ये जो कोण है वो 90 डिग्री होता है, तो cos 90 डिग्री का मान सब जानते हो कि 0 डिग्री होता है, 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, यहाँ 0 गुणे Fs बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अभिकेंद्रीय बल कोई काम नहीं करता, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। लिखो सभी लोग, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य शून्य होता है। अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0,
इतनी बात सबको समझ में आया? अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। क्लियर है सभी को? अभिकेंद्र बल द्वारा वर्कडन शून्य होता है। ओके है सभी को? ठीक है। पुरुषोत्तम कह रहे हैं कि जो है बारिश हो रही तो वीडियो रुक जाता है।